नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंडला के दौरे पर रहेंगे। आज जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही मंडला स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों का भी जमावड़ा वहां पर देखने को मिला गया। और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा पहले दिन मंडला से आरंभ होकर बिछिया पहुंचेगी। जन आशीर्वाद यात्रा मंडला से प्रारंभ होकर बामहवी, ककेया, अंजानिया होते हुए बिछिया पहुंचेगी और वहां पर आम जनसभा होगी। और वही यात्रा के मार्ग पर जगह जगह स्वागत किया जाएगा और रथ सभा वहां पर होगी। ये जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग स्थानों से यात्रा निकल रही। कल पहली यात्रा चित्रकूट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी ने उसे हरी झंडी दिखा करके शुरू किया। आज हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री एक यात्रा जो उज्जैन संभाग की है उसको हरी झंडी दिखा करके उस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कल हम यहाँ पर मंडला में इस यात्रा का शुभारंभ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को मध्य प्रदेश की 4 जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वहां पर राजनीति का धोनी उनको बताया है। कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार पर केंद्र की योजना में बाधा डालने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया और उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो बदलाव आया है उसके लिए शिवराज का योगदान है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 5वें नंबर पर खड़ा है। आने वाले 3 सालों में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा। और वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का राहुल ज्ञान 20 सालों से लॉन्च नहीं हो रहा है। आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि सनातन धर्म के बारे में जो कुछ उदयनिधि स्टालिन ने कहा उसके बाद INDA और ND से जो लोग हैं उसमें इंडिया नहीं कहूंगा, समर्थन नहीं कहने देंगे। वही वेणुगोपाल कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। प्रियंका खड़गे कहते हैं कि जो उदयनिधि ने कहा वह सही है। और इसके बाद अलग अलग कांग्रेस के नेता समर्थन में बयान दे रहे हैं। सोनिया और राहुल गांधी के सवाल खड़े करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि क्या आपकी मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ इतनी घृणा भरी हुई है। और इसी के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से जवाब मांगते हुए कहा कि क्या वे इस बयान से सहमत हैं। उस सनातन धर्म के बारे में जो कुछ उदयनिधि स्टालिन ने कहा और उसके बाद IND के लोग, इंडिया तो मैं नहीं कह सकता, समर्थन कर रहे हैं। सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना के साथ की जा रही है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस के नेता समर्थन में बयान दे रहे हैं। मैं मैडम सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, क्या आपके मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इतनी घृणा भरी है?
मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भगवान महाकाल की शरण में पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि जुलाई महीने में एमपी के कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन अगस्त महीने में मानसून रूठ गया है और किसानों के सामने भयावह स्थिति पैदा हो गई है और वही फसलें सूख रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपातकालीन की स्थिति में उनके देखते हुए भोपाल में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी उनके द्वारा ली गई और वही मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हालात से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश उठाए जाएंगे और जहां जहां बांधों में पानी छोड़ा जा सकता है वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। किसानों के लिए बिजली की कमी न आने देंगे। अल्प वर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए बैठक की है और उसमें यही निर्देश दिए हैं। एक, जहां जहां से बांधों से पानी छोड़कर अभी फसलें बचाई जा सकती है उन बांधों से पानी छोड़ा जाए, छोड़ रहे हैं हम लोग। फिर दूसरे, वर्षा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है। मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी ओरछा में श्री रामराज लोक का श्री गणेश हो गया है और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री रामराजा लोक की आधारशिला उनके द्वारा रखी गई। प्रथम चरण में 81 करोड़ की लागत से भव्य निर्माण होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम राजा लोक का भूमि पूजन किया। लोक के भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। 10,000 दीपों से बेतवा नदी का किनारा जगमगाया। इस दौरान मां बेतवा की भव्य आरती हुई। श्री राम राजा लोक का निर्माण करीब 4 से 5 एकड़ में होगा। फर्स्ट फेज में होगा 81 करोड़ की लागत से भव्य निर्माण। 12 एकड़ में विकसित किया जाएगा लोक। 41 करोड़ रुपए से होगा परिसर का सौंदर्यीकरण। 20 करोड़ में होगा मंदिर का निर्माण। पूरे परिसर में होगा भगवान श्री राम का वर्णन। राम राजा मंदिर के साथ जानकी मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर, जुझार सिंह मंदिर का भी निर्माण होगा। 6.25 करोड़ रुपए से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से प्रांगण का विकास होगा। 9 करोड़ रुपए की लागत से होगी प्रकाश व्यवस्था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम राजा के दर्शन किए और फिर श्री राम राजा सरकार लोक निर्माण का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि आज मध्य प्रदेश बुंदेलखंड और ओरछा के सौभाग्य के सूर्य का उदय हो रहा है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड और ओरछा के सौभाग्य सूर्य का उदय हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, राम रजा लोक बनने वाला है। तो मेरे साथ बोलिए, राम रजा सरकार की, अचरू माता की। जग व्यापक श्री राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत है, शयन अयोध्या वास। हमारे राम रजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं और दिन में जो राम रजा हमारे यहाँ रहते हैं उनके लिए अब राम रजा लोक उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, दिरबऊ सो दशरथ अजर बिहारी। उनकी कृपा आप सब पे बरसे। बता दें कि पहले फेज में यहाँ सबसे पहले फूड कोर्ट बनाया जाएगा। मंदिर परिसर के दुकानदारों को विस्थापन कर नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा। वहीं बगीचों का निर्माण और राम राजा मंदिर के आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसको लेकर ओरछा ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में उत्सव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। कहते हैं कि राजनीति में किसी भी बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कभी कभी कुछ भी हो सकता है। शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नजारा ग्वालियर में देखने को मिला, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा के घर पर मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मंथन का दौर चला। कभी एक दूसरे के घुर विरोधी रहे सिंधिया और प्रभात झा। प्रभात झा ने तो सिंधिया को भू माफिया तक कहा, लेकिन सियासी समीकरण बदलने के बाद दोनों नेताओं के सुर और ताल बदल गए। शुक्रवार को प्रभात झा के घर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। प्रदेश की सियासत पर मंथन का दौर चला। इस मुलाकात को नए समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि प्रभात झा का कहना है कि मुलाकातों का सिलसिला एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने पिछली बार ही कह दिया था, जब वैचारिक सहोदर कोई हो जाता है
तो उसके बाद उसी दिन सारी शिकवा शिकायत खत्म हो जाती है। एक बात, अब चुनाव है तो चुनाव के समय तो चुनाव की बातें ही होंगी, और वो आए नहीं थे तो उन्होंने कहा मैं घर आना चाहता हूं। मैंने कहा घर आएंगे तो स्वागत है, भोजन भी करेंगे। तो सहज भेंट थी, पॉलिटिकल चर्चा हुई है, और चुनाव के समय पार्टी कैसे जीते इस पर कुछ सलाह हमने भी दी, कुछ सलाह उन्होंने भी दी। प्रभात झा के बेटे दुष्मुल झा लंबे समय से पार्टी से विधानसभा टिकट मिलने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कि पार्टी प्रभात झा के परिवार से ग्वालियर में मौका दे सकती है। हालांकि दोनों नेता इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। प्रभात जी और हमारा एक पुश्तैनी संबंध, 3 पीढ़ियों का संबंध रहा, और बहुत दिनों से मेरे मन में भी उत्सुकता थी, उनके और दुश्मन के मन में भी उत्सुकता थी कि हम लोग घर पे थोड़ी चर्चा करें, भोजन करें। तो आज वो सपना साकार हुआ है और हम लोग ने कई बातों पर चर्चा की है, गतिविधियों पे भी, और कैसे आगे हम लोगों को काम करना है। 90 दिन का समय है, उस 90 दिन के समय का सदुपयोग कैसा हम लोग करें, तो बड़ी अच्छी चर्चा हुई। सियासत और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, ना कोई ऊंचा है और ना कोई नीचे, ना ही कोई गिले शिकवे स्थायी होते हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल की राजनीति में जिस प्रकार से बीजेपी में भगदड़ के हालात बने हैं, इस हालात में इन दो सियासी दिग्गजों की मुलाकात पर नए सियासी समीकरण की उम्मीद जताई जा रही है। INH न्यूज के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। खरगोन में महेश्वर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार मेव के विरोध में 8 गांव के 1000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। बीजेपी प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर हाथ में तख्तियां लेकर गांव-गांव से गुजरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की अपनी ही पार्टी के खिलाफ, प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी उनके द्वारा की गई और बाइक रैली की शुरुआत कतर गांव से हुई, और जो कि विधानसभा महेश्वर के कई गांवों से होते हुए तहसील मुख्यालय पर पहुंची। और इधर राजकुमार में विरोधी कार्यकर्ताओं की वहां पर रैली जय स्तंभ चौक पहुंचते ही उनके पूर्व राजकुमार में समर्थक कार्यकर्ताओं की रैली में भी डीजे के साथ जय स्तंभ चौक वहां पर पहले से पहुंच गए थे। और इसके बाद मेव समर्थकों ने नारेबाजी की और शुरुआत की। तब तक मेव विरोध कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली को लेकर जय स्तंभ चौक पर वहां पर पहुंचे। दोनों पक्षों में अपने अपने पक्ष से नारेबाजी की जा रही थी और दोनों पक्षों के एक साथ जय स्तंभ चौक पहुंचने पर पुलिस प्रशासन को मशक्कत करना पड़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक प्रकार से जो माता का अपमान किया जाता है, उस प्रकार निर्दलीय फार्म भर के जो माता का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की, जो कि हजारों की संख्या में है, उनकी सिर्फ एक मांग है कि प्रत्याशी बदला जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। AICC ने मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी का विस्तार किया है और इस कमेटी में प्रदेश के 3 वरिष्ठ नेताओं को स्थान दिया गया। पूर्व PCC चीफ अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने पूर्व पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था और इसमें भंवर जितेंद्र सिंह को अध्यक्ष और अजय कुमार लल्लू को वहां पर साप्तागिरी उल्का को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए मध्य प्रदेश से PCC चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, तत्कालीन प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को वहां पर पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद हुए इस फैसले को वहां पर गुटी और क्षत्रिय और जातीय क्षत्रिय संतुलन को कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चयनित पटवारियों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिन चयनित पटवारियों को नौकरी मिलना चाहिए उन्हें सरकार लात और घूंसे दे रही है। जब तक बीजेपी सरकार को विदा नहीं किया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार इसी तरह से चलेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, क्या यह गरीबी बढ़ने का संकेत नहीं है? है कि 85 करोड़ लोगों को देश में अनाज देना पड़ रहा है। क्या ये गरीबी का सबसे बड़ा सूचांक नहीं? और इसके साथ साथ ये देश सबसे गंभीर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। ग्वालियर के कृषि उपज मंडी लश्कर से भी प्रदेश में अन्य मंडियों की तरह जो है सोमवार को कारोबार बंद रहेगा। यह आंदोलन व्यापारी महासंघ के आह्वान पर हो रहा है। व्यापारी मंडल मुरार के अध्यक्ष समेत कई कृषि उपज मंडी व्यापार समिति ने कहा कि मंडी टैक्स कम करने समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मंडी सचिव के द्वारा बताया गया है कि मंडी कारोबारी और व्यापारियों की हड़ताल के चलते कृषि उपज मंडी समिति लश्कर और हजीरा स्थित दिनारपुर मंडी में वहां पर कारोबार प्रभावित हुआ है। और मामले में कृषि उपज मंडी समिति लश्कर का जायजा हमारे संवाददाता के द्वारा लिया गया, जावेद खान के द्वारा लिया गया। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उनकी मांग है, मध्य प्रदेश के पूरा आह्वान है, इसके तारतम्य में लश्कर मंडी बंद है। लश्कर 3 तारीख को व्यापार संघ के अध्यक्ष रूपेश गोयल जी ने ज्ञापन दिया था कि हम 4 तारीख से मंडियों को बंद रखेंगे। तो उनकी मांग है कि मंडी शुल्क कम किया जाए, 1% किया जाए। ग्वालियर स्थित स्वर्ण रेखा नदी शहर के नेताओं और अधिकारियों के लिए वहां पर प्रयोगशाला और दुधारू गाय की तरह बन गई है। करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद भी स्वर्ण रेखा का मूल स्वरूप नहीं लौट सका। वहीं नदी जो है गंदे नाले में तब्दील हो गई है और नदी के सौंदर्य को लेकर वहां पर दायर जनहित याचिका के बाद वन विभाग ने अनूठी योजना तैयार की। अब योजना को लेकर भी आपत्ति दर्ज करवाई गई है। मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग लाभ का जरिया खोज ही लेते हैं। मामला ग्वालियर के सिंधिया स्टेट टाइम के समय बनी स्वर्ण रेखा नदी का। शहर के बीचों बीच 13 किलोमीटर लंबी नदी में 84 गंदे नालों का पानी मिल रहा है। एक तरफ नेताओं ने स्वर्ण रेखा में स्वच्छ पानी और नौकायन करने का सपना शहरवासियों को दिखाया, लेकिन रखरखाव के अभाव में नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई। नदी की दुर्दशा को लेकर न्यायालय की शरण ली तो जिम्मेदारों को कोर्ट ने फटकार लगाई। आप देखिए, आज हाईकोर्ट के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको पुरानी अवस्था में लाया जाए और किस प्रकार से जल स्तर बढ़े इस नदी का भी और साथ ही साथ वाटर टेबल बढ़े अपने शहर का भी, इसको सुनिश्चित करें। इसके ठीक विपरीत हो क्या रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो जिन्होंने PIL लगाई है या जो टीम में है उनको बताना चाहिए कि आज ठीक इसी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया गया, जो कि सबसे बड़ी शहर की भूल है। इस मामले में सबसे दिलचस्प मामला यह है कि कोर्ट की फटकार के बाद वन विभाग ने जवाब पेश किया कि घाटी गांव के कैंटनमेंट एरिया में विदेशी नस्ल के पेड़ लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके लिए वन विभाग ने 74 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तुत कर दी। विभाग की इस योजना पर आपत्ति दर्ज कराई गई कि जब देशी वृक्ष लगाए जा सकते हैं तो विदेशी वृक्षों क्यों लगाए जा रहे हैं। देशी वृक्ष नगर निगम की नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं। और एलिवेटेड रोड जब बनेगा तो जब पोल्स जो हैं उनकी पोल के लिए कंक्रीटिंग होगी तो और ठोस हो जाएगी वो जो स्वर्ण रेखा नदी है, और उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा और जितना भी जल आएगा वो मान के चलिए कि ऊपर टेबल पर रहेगा, वाटर टेबल कभी भी बढ़ नहीं सकता। तो इस प्रकार की जब समस्या हो गई है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी शासन प्रशासन मंत्री मुख्यमंत्री, बल्कि मैं कहूँगा सिंधिया जी जैसा जो अपने आप को वैश्विक नेता बताता है, इंटरनेशनल लीडर बताते हैं, उस वन विभाग ने 74 करोड़ 84 लाख का एक इंटरवेंशन तैयार किया है, योजना तैयार की है कि विदेशी नस्ल के पौधे ग्वालियर कैचमेंट और घाटीगांव कैचमेंट में पानी संरक्षण के लिए लगाए जाएंगे। सवाल यहाँ ये उत्पन्न होता है कि जब 22 फरवरी के आदेश का आप हवाला दे रहे हैं, उसमें कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, CWC और स्मार्ट सिटी को संयुक्त तौर पर रोड मैप पेश करना चाहिए था, आपका कहीं नाम नहीं था। अगर आप उस आदेश के व्याप पे अगर आप इंटरवेंशन दे भी रहे हैं तो आप 7 महीने बाद आपको कहां से याद आई, उस समय आपने ये इंटरवेंशन क्यों नहीं दिया। गौरतलब है कि स्वर्ण रेखा बचाओ आंदोलन के तहत न्यायालय में दायर की गई पिटीशन में मूल समस्या का निराकरण नदी के तल को कच्चा करना था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने नदी के तल को कच्चा करने की बात न्यायालय में पेश किए गए किसी भी दस्तावेज में नहीं कही है।
लेकिन जिम्मेदार कहीं पेड़ लगाने तो कहीं जालियां लगाने की बात करते हैं। अब वन विभाग ने करोड़ों रुपए के विदेशी पेड़ लगाने का प्लान बनाया है, जबकि मूल आपत्ति इस नदी के एनवायरमेंटल फ्लोर के मुताबिक कितने पानी की आवश्यकता है और कितना पानी बहाया जाना चाहिए, इसका प्लान अब तक तैयार नहीं किया गया है, जिससे साफ जाहिर है कि एक बार फिर स्वर्ण रेखा के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरवाट करने का प्लान तैयार किया है। INH न्यूज के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।